बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये डेवलपमेंट्स आज की जो अभी आप सुन रहे थे इन पे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे और मेरी फैमिली के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला हमको सेहत अता फरमाए। मैं कुछ डिटेल थोड़ी सी आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि वबा का दौर है और लोग खासे खासे तशवीश में हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे आ रही है वबा और किस तरह का इम्पैक्ट डालती है और कैसे आप इसमें से निकल सकते हैं। मेरे घर में मेरी वालदा को, मेरे भाई समेत 4 लोगों को डिटेक्ट हुआ। पहले 2 को, फिर 2 को इस तरह डिटेक्ट हुआ कि जी कोविड-19 जो है उनका पॉजिटिव है। उसके बाद हम 8 लोगों के अंदर टोटल ये सिम्टम्स मौजूद थे। सिम्टम्स जो हैं वो पहले एक को डिटेक्ट हुआ, फिर दूसरे को हुआ। दोबारा टेस्ट करने में पहले टेस्ट में दूसरे का पता नहीं चला था और बाकियों का बाद में पता चला। तो ये जो टेस्ट करने की काबिलियत है उसमें भी बाद औक़ात आपका पता नहीं चलता कि आपको वायरस है या नहीं है। इसकी एक्यूरेसी 60% कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताई है कि जो टेस्ट आप करवाते हैं कोविड-19 का या कोरोना वायरस का, उसमें 60% इम्कानात हैं कि वो दुरुस्त हो और 40% इम्कानात हैं कि वो आपको सही खबर ना दे सके। तो उस बुनियाद पे जितने हमारे बीमार 8 लोग थे जिनके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद थे और जिन पे ये हमें खदशा हो रहा था कि ये लोग एक ही तरह के बीमार हैं लेकिन कुछ में पॉजिटिव है और कुछ में नेगेटिव शो हो रहा है, लिहाजा हमने उन सारे लोगों को अपने घर को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया। बच्चों को और सेहतमंद लोगों को अलग किया, जो लोग बीमार थे उनको अलग किया और जो ज़्यादा बीमार थे उनको अलग किया। और उसके बाद फिर हमने इलाज का प्रोसेस जो है वो शुरू किया। सबसे पहले तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आपके घर में कोरोना वायरस आ गया है और अब आपको उसके मुताबिक इक़दाम उठाने हैं, बजाय इसके कि आप शोर मचाएं या टेंशन लें या पैनिक कर जाएं। पैनिक नहीं करना आपने कोशिश ये करनी है कि अब एक बीमारी आ गई है, इसको अल्लाह की तरफ से आप आजमाइश समझें और फिर आप सब्र करें, जिसका अल्लाह ताला बार बार तलकीन करता है। आप सब्र करें और जो बीमारी की अद्वियात हैं उनको डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। मेरी वालदा जो हैं वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, मेरा भाई जो है वो भी सेहतयाब है, बाकी जो मरीज़ हैं वो भी सेहतयाब हो गए हैं। मैं अपने आप को 3 दिन से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ आज आपके सामने प्रोग्राम करने के लिए, जहाँ पे स्टूडियो में हाजिर हूँ एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन इस बीच में बड़ा टफ टाइम भी था। इस बीच में सांस रुकने की शिकायत होती है, इस बीच में आपको जो है वो इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। हमारे 2 लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन की शिकायत हुई जिसकी वजह से हमें अपने घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर तक अरेंज करना पड़ा और ऑक्सीजन पे भी शिफ्ट करना पड़ा। बार बार हम ऑक्सीजन की सूरत हाल चेक करते रहे। एक छोटा सा आला मिलता है बाज़ार से, उसकी मदद से हम लोग चेक करते थे और फिर हम उसके मुताबिक डॉक्टर से रुजू करते थे, डॉक्टर से टेलीफोन पर रब्ता करते थे। जो वाहिद स्ट्रेटजी हमने पहले दिन बनाई थी वो ये थी कि हम में से कोई भी अस्पताल नहीं दाखिल होगा, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में अपने इलाज को अपने घर तक महदूद रखने की कोशिश करेंगे। एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हमने तवज्जो दी है, छोटी से छोटी खांसी या छोटे से छोटे होने वाले ज़ुकाम को भी हमने नज़रअंदाज नहीं किया है। और यही वजह है कि हमें अस्पताल जाके दाखिल नहीं होना पड़ा किसी भी शख्स को, और तमाम लोग घर के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सेहतयाब हो गए हैं। ज़्यादा लोग सेहतयाब हो गए हैं। 1-2 लोगों की तबीयत अभी भी कुछ थोड़ी सी इम्प्रूव की गुंजाइश है, इम्प्रूवमेंट की, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी। इस बीच में सबसे मुश्किल काम जो है वो 2 हैं। नंबर 1, अपने आप को एक्टिव रखना। ये जो वायरल डिजीज़ है, ये जो कोरोना वायरस है, ये आपको सुस्त कर देता है बहुत ज़्यादा। आप एक्टिव नहीं हो सकते, आपका हर वक्त आपको नींद आती रहती है, आप गिरे पड़े रहते हैं और निढाल पड़े रहते हैं। और ये फेज़ हमारे उन तमाम लोगों पे आया घर में जिन लोगों को ये इफ़ेक्ट हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव निकलें चाहे वो नेगेटिव निकलें। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप खाना पीना बंद हो जाता है आपका, आप खा पी नहीं सकते। इंतहाई मुश्किल काम ये है कि आप खाना पीना जारी रख सकें, और जब तक आप खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपका साथ नहीं देगी। तो इन 2 चीज़ों का एक्टिव अपने आप को रखना, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। रोज़ाना थोड़ी देर के लिए अगर कोई बीमार हो गया है तो वो धूप में और खुली हवा में ज़रूर निकले, और खाना पीना जो है उसको जारी रखें, उसको बंद ना करें। और खाने पीने में कोशिश करें कि कुदरती चीज़ें खाएं जो कुदरत से करीब तर हैं। तो हमने ये सारी कोशिशें की। हज़ारों लोगों ने दुआया कलमात भेजे, बहुत सारे पैगामात भेजे दुआएं करते हुए, इवन मसाजिद से लोगों ने दुआएं करवा के और उसकी वीडियो क्लिप्स मुझे भेजे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सेहत अता फरमाई है। अल्लाह ताला आपकी उन्हीं दुआओं के सदक़े में और हम सबकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह ताला सारी आलमी इंसानियत को इस वबा से महफूज रखे
और हम सबको इसमें से अल्लाह ताला निकाल दे। आने वाला वक्त कहा जा रहा है हुकूमती अदादोशुमार और कुछ प्राइवेट अदादोशुमार हैं और कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पर अदादोशुमार इकट्ठे किए गए हैं। उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा मुश्किल और कठिन मरहला अभी आने वाला है। आने वाले वक्त में बरतानिया का एक इदारा है, उसने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना के ख़तरनाक अदादोशुमार उन्होंने जारी कर दिए हैं। ये मारूफ इंपीरियल कॉलेज ने अपने हालिया मनसूबे में पाकिस्तान में कोरोना से मुताल्लिक हैरान कुन तखमीना लगाया है और उनके मुताबिक अगस्त 2020 के वस्त में पाकिस्तान में एक दिन में खुदा न खास्ता 80,000 से 1.5 लाख तक लोगों की अमवात भी हो सकती हैं। ये जो है एक बरतानवी इदारे का तखमीना है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर सच है कि हुकूमत पाकिस्तान के बकौल जुलाई के आखिर में और अगस्त के शुरू के 2 हफ्तों में पाकिस्तान में इस वबा में इजाफा होगा और ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होंगे। मैंने 2 गुजारिशात सिर्फ आपसे करूँगा। नंबर 1 तो ये कोशिश करें अस्पताल ना जाएं। अस्पताल में बहुत सारे वायरसेस हैं, अस्पताल में बहुत सारी बीमारियां हैं और अस्पतालों के अंदर अगर आप लोड लेकर जाएंगे तो जो अस्पताल कुछ कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जब तक कि आपकी जान को शदीद खतरा ना हो, आप अस्पताल जाने से गुरेज करें और हर एक के नुस्खे के ऊपर अमल करना शुरू ना कर दें कि ये भी चीज़ आ गई है तो इसका भी कावा बना के पी लें, ये भी चीज़ आ गई है तो इसका भी कावा बना के पी लें। उससे आप गुरेज करें। सिंपल बुखार की सूरत में पैनाडोल गोलियां डॉक्टर कह रहे हैं वो आप खाइए और कुछ इन्फेक्शन की दवाइयां हैं वो आप खाइए और मैक्सिमम आपको कुछ दिन के बाद अपना एक चेस्ट का एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए जिसमें आपकी इन्फेक्शन के हवाले से क्लियर हो सके कि आपको इन्फेक्शन बढ़ी है या कम हुई है। जितना मुमकिन हो लोगों से मेल मिलाप ख़त्म कर दें, जितना मुमकिन हो एहतियात करें, अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। ये वाकई तकलीफ दे बीमारी है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम इससे बच सकते हैं। आपने इससे घबराना नहीं है, आपने इससे परेशान नहीं होना। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जान लेकर छोड़ेगी। अगर आप एहतियात करेंगे तो ये आपकी जान नहीं ले सकती। आप अपना ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। और ये चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। मैं प्रोग्राम का शुरुआत जो है वो इसी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी किस लेवल तक हो सकती है इसी से हम शुरू कर लेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं पहले आपको तारुफ करवा दूँ। राणा मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से। बहुत शुक्रिया राणा साहब ज्वाइन करने के लिए। आपकी पार्टी में कई लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, अल्लाह ताला उन सबको भी सेहत अता फरमाए। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी वजीर हैं। आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ, अल्लाह ताला उन सबको भी सेहत अता फरमाए। सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आपकी पार्टी में भी लोगों को कोरोना वायरस हुआ है और अल्लाह ताला उन सबको भी सेहत अता फरमाए। अब ये बढ़ता जा रहा है। सरदार साहब ये जो अदादोशुमार आए हैं ये तो बड़े भयानक अदादोशुमार हैं और पाकिस्तान में अब फैसला किया गया है कि 20 शहरों को और उनके मुख्तलिफ मकामात को मुकम्मल तौर पे बंद किया जाए। लाहौर में 81 मुकामात हैं जहां पे अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सरदार साहब आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक वक्त आने वाला है, क्योंकि हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। हमने सिर्फ अपने 3 महीने के दुकानदारों की और जिस तरह इमरान खान साहब वजीर आजम साहब कह रहे थे कि अमीर जो है वो सरवाइव कर लेगा, गरीब मजदूर जो है ये गरीब कहाँ से मजदूर जो है खाएंगे पिएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मजदूर जिंदा रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे ना। अब बात यह है कि जो यूके के आपने सर्वे का रिपोर्ट बताई है 8 लाख आपने शायद बताया 80,000 से 80,000 से 1.5 लाख वो कहते हैं एक दिन में खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाए। हाँ खुदा। तो ये देखें ना, ये एक बहुत ही खौफनाक एजाज शुमार है कि 80,000 लोग एक दिन में कोरोना से जो है उनके अमवात हो गए। और ये हम समझते हैं कि देखिए हम कोरोना ये क्यों फैला, ये कोरोना इसलिए फैला क्योंकि कोरोना पे सियासत शुरू हो गया। कोरोना पे जब सियासत शुरू हो गया तो वो एक दूसरे के खारबाजी में कि जी सिंध ने लॉकडाउन लगाया तो हम लॉकडाउन की मुखालफत करते हैं, हम लॉकडाउन नहीं लगाते। तो आपने जब लॉकडाउन लिफ्ट किया ईद से 1 हफ्ता पहले, आपको ये अंदाजा नहीं था कि मार्केटें जो भर जाएंगी, ये वायरस वहीं से फैला है। आपने देखा कि आज कराची में 6,500 जो है वायरस कराची में सिर्फ जो है फैला है। मुझे बताएं कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है। हमने
पहले भी कहा था कि जिन जिन लोगों ने, जिन जिन इदारों ने ये लॉकडाउन लिफ्ट कराया, जितने लोग मरेंगे, और आज आप मेरा बात ये रिकॉर्ड करके रखें कि इसके ऊपर भी एक कमीशन बनेगा। जब भी ये हुकूमत जाएगी ये कमीशन बनेगा, और इसमें जिम्मेदार जो लोग होंगे वो, जिस तरह चीनी के कमीशन का रिपोर्ट बना उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अपने ही चोरी को छुपाने के लिए स्टे लेकर आए, कभी फॉरेन फंडिंग केस पे स्टे लेकर आते हैं, कभी चीनी चोरी पे स्टे लेकर आते हैं। तो ये कमीशन जो है इसमें ये स्टे भी नहीं लगा सके, क्योंकि इसमें लाखों अमवात होंगे, और लाखों अमवात का जिम्मेदार मैं समझता हूँ वो इदारे हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन को लिफ्ट कराया। अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होना चाहिए, अब यही होना चाहिए मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि ये हमारी कौम नहीं समझती है। आज भी आप यकीन करें कि ये जितने भी हमारे कराची के अंदर जो मतलब लो मिडिल क्लास एरियाज है, वो कहते हैं कि ये कोरोना है ही नहीं, ये सब जो है ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा है। वो उनको यकीन ही नहीं है, और वो परवाह किए बगैर सब खुले हुए हैं, लोग जो है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, किसी को कुछ परवाह नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा यार आप 10 दिन से कोई तुम्हारा मैसेज नहीं है। उस गरीब ने अपना एक फोटो मुझे भेजा और उसने कहा देखो मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और उसको वेंटिलेटर लगा हुआ था। तो बात यह है कि हम यानी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और हम हर बात पे तो हम जो है कोई ना कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, हम फौज को बुला लेते हैं। टिड्डी दल के लिए हम फौज को बुला लेते हैं। टिड्डी दल ज्यादा क्रॉप्स खाएगा ना, आपको जान से तो नहीं मारेगा, ये तो आपको जान से मार रहा है। आप अभी भी अगर फौज को कर्फ्यू नहीं लगा सकते तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। जी अली महमूद खान साहब कर्फ्यू की तजवीज़ दे रहे हैं, मैं कोई यूनिफाइड एफर्ट या कोई ऐसा लगा नहीं किसी मौके पर कि सबका कंसेंसस हो गया इस चीज़ पे, अब ये मुल्क इस तरीके से आगे बढ़ेगा, कोरोना से हम ऐसे बचेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इमरान साहब और राना साहब और सरदार साहब, उनको भी सलाम। जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स के पास आप जाते हैं और वो मौत के करीब ना हो और बीमार हो, तो आप उसको ये दुआ 7 बार पढ़ेंगे, अल्लाह उसको शिफा देगा, अस्सलाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफीका। तो ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ इमरान भाई, और आपकी फैमिली और तमाम जितने पाकिस्तानी बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, चाहे वो शहरियार खान अफरीदी हों, चाहे वो शेख रशीद साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, या शाहिद खान अब्बासी साहब हों, या कोई भी हो, अल्लाह उन सबको सेहत दे। खासकर हमारे साबिक़ा स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब भी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ है। आमीन। इमरान साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है ना, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जितने भी लोग टीवी टॉक शोज पे जा रहे हैं, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन आपको कोई बहुत ही कोई इंडिपेंडेंट व्यू दे देगा, तो शायद आपकी खाम ख्याली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है, और मैं उसके साथ मैं एग्री करना चाहूँगा, और वो ये है कि वो जो एक यूनिफाइड एफर्ट शुरू के कुछ दिनों में थी, लेट्स सपोज हफ्ते, 1.5 हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम, वो उसमें थोड़ा फुकदान, बल्कि ज़्यादा फुकदान आया कि हमने इसको बिजनेस एज यूजुअल इस तरह से ले लिया कि अल्लाह के करम से जब हमारी डेथ्स कम हुई, और अभी भी कम है, हालांकि इन्फेक्शन ज़्यादा है, डेथ्स कम है, लेकिन जब कम हुई तो हमने खतरे को आसान समझा, और हमने आपस में वो लड़ना झगड़ना, टिपिकल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इधर से मैं कोई बात कर रहा हूँ, राना मशहूद साहब ने तोप चला दी, उधर से जो है सरदार साहब जो है उन्होंने उधर से वो कर दिया अपना काम। तो हम इसको बिजनेस एज यूजुअल लेते रहे, हालांकि गवर्नमेंट के लेवल पे मरकजी और सूबाई हुकूमतों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन भी रही, काफी हद तक मैं समझता हूँ रही। एक बड़ा मैच्योर तरीके से असद उमर साहब ने उस कमेटी को चलाया है, जिसको बहुत ही नॉन पॉलिटिकल रखा है उन्होंने। लेकिन टॉक शोज पे जब आप शाम को चैट शोज में आते हैं तो वहां वही माहौल रहा। अब वो तो एक दैट इज पास नाउ, उस पर ज्यादा बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। लेट्स टॉक पॉजिटिव, और वो ये है कि अगर हमारी ये सोच है कि हम कोई फुल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में दैट इज नॉट ऑन, फुल लॉकडाउन इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, ये जो सिलेक्टेड लॉकडाउन हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी देख रहा था, तो और पख्तूनख्वा में भी कुछ इलाकों को ईयर मार्क किया गया है, जहां जहां ज्यादा ये बीमारी है उसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ करने का सोचा जा रहा है, विद दिस प्रोविजो कि उसमें ग्रोसरीज और उसमें जो मेडिसिन की शॉप्स हैं ओपन रखी जाएं। इंशाल्लाह ये मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हाँ, हम तीनों का ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से जरूर होगा,
लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान ना भी हो, हम गैर मुस्लिम भी हो, वी आर ऑल पाकिस्तानीज अगेंस्ट कोरोना, वी आर ऑल वन। दिस इज द मैसेज जो मैं चाहूंगा कि इस बजट सेशन से भी जाए अवाम के पास। हम तनकीद करें, लेकिन जहां ये बीमारी का मसला हो वहां कौम को यूनिफाई करें। आई थिंक दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम यह है राणा मशहूर साहब कि इस बीच में मेरे पास सैकड़ों ऐसी वीडियोज आई जिनमें लोग अस्पतालों में खड़े होकर शोर कर रहे हैं कोई कोरोना नहीं है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा लगा के बंदे मार रहे हैं, ये जो डॉक्टर बंदे मार रहे हैं हुकूमत इनके पैसे बाहर मुल्क से वसूल कर रही है। राणा साहब, इस प्रोपेगेंडे का जवाब जब तक अपोजिशन नहीं देगी ना, लोगों को समझ नहीं आएगी। आप जरा इस पर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अली मोहम्मद खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, इमरान खान साहब, लेकिन इसमें देखें हमेशा जिम्मेदारी जो होती है हुकूमत की ज़्यादा होती है कि हुकूमत ने सबको इकट्ठा करना होता है किसी प्लेटफॉर्म पे। इस हुकूमत ने आज तक ना तो कोई एपीसी ना कोरोना के हवाले से असेंबली के अंदर कोई कमेटी ऐसी जो अपोजिशन को भी साथ लेके चले, एनसीओसी बनी, उसमें अपोजिशन जमातों की नुमाइंदगी कर ली जाती, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है। और इसके ऊपर जो यूनिफाइड अप्रोच नजर आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और इसके अंदर मैं एक चीज का और भी एडिशन कर दूं कि हमने तो ये किया कि हमने अपना एहतजाज मौखर कर दिया जो हमने जो एक पूरा बनाया हुआ था, लेकिन इन्हीं के जो तर्जुमान हैं, जो मतलब पता नहीं क्यों इतने ज्यादा तर्जुमान रखे हुए हैं, वही आकर टॉक शोज के ऊपर माहौल खराब करते रहे, कभी ठट्ठा करते रहे, कभी कहते रहे कि जी नैब फलाने को भी पकड़ेगी, फलाने को भी पकड़ेगी, हीट जनरेट करते रहे। और दूसरी बात जो है कि ये जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं ना, जो ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, तो अगर उसकी बैकग्राउंड भी देखें, क्योंकि 3 केसेस को तो मैं जानता हूं कि जिन्होंने जब ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये डॉक्टर्स जो हैं ये जहरीला टीका लगा के मार रहे हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशंस बोल रही थी। जब वो हॉस्पिटल्स अपने अजीजों को लेके जाते हैं, वो जिस वीडियो की एक खास तौर पर मैं बात करूंगी, उनकी वालदा की डेथ हुई, वो लेकर गए, डॉक्टर्स ने उनको और स्टाफ ने उनको बाहर निकाल दिया कि आपको हम इतला कर देंगे, जो भी चीज है। वो नीचे खड़े रहे और उनको ऊपर बताया गया कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है। तो वो लोग फिर जब फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं तो इसके ऊपर भी कोई एसओपीज ऐसे नहीं बनाए गए कि एक नई बीमारी आई थी, इसके ऊपर जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं उनके जो अजीजो कारब हैं उनको कैसे डील करना है, पेशेंट्स को कैसे डील करना है, उनकी इतलात जो है पेशेंट्स के जो अजीजो कारब हैं उन तक कैसे जानी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन खान साहब वहां से, क्योंकि हम तो अपने हल्के के लोगों को, अपने जो इर्द गिर्द जो साथी हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स में जब जाकर देखते रहे, तो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का, मैं यहां पर कोई तनकीद इस वक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी हम सबको ये जो आने वाला बहरान है इससे निमटने के लिए जिन्होंने शिकार हो रहे हैं, जो शिकार हो चुके हैं, ये आपके हमारे सबके अजीज हैं, जानने वाले हैं, इनकी जिंदगियों के लिए हम सबको मिलकर एक जॉइंट एफर्ट करने की जरूरत है जो आज के दिन तक नजर नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2 जो बात है वो एक और बड़ी मैं समझता हूं कि जो ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि लॉकडाउन हम नहीं कर सकते, हमने लॉकडाउन किया, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि वफाक ने कहा कि हम नहीं करेंगे, और सूबे चाहे वो केपीके था चाहे वो पंजाब था, सिंध को तो छोड़ दें, यहां पर भी लॉकडाउन हुए। लेकिन जब वफाकी इदारे खुले रहेंगे, जब मार्केट्स खुली रहेंगी, तो आप कैसे लोगों को रोक सकते हैं। और अब आप जो सिलेक्टेड लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरा ऑफिस जो है वो एक ऐसे इलाके में है जहां पे लॉकडाउन हो रहा है, मेरा घर एक ऐसे इलाके में है जहां पे लॉकडाउन नहीं हो रहा, मैं अब अपने घर से निकल के अपने ऑफिस आऊंगा तो मतलब या मैं अपने हलके में जाऊंगा, तो ये कैसे होगा कि चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। चीजें ऐसे कंट्रोल नहीं होती। हमसे जो गलती हो चुकी है ना खान साहब, हमें वो माननी पड़ेगी। और वो गलती ये थी कि पाकिस्तान के अंदर ये कोरोना अंदर से तो नहीं निकला, ये बाहर से आया था, और हमें ये समझ आ रही थी कि ये बाहर से आना है। तो उस वक्त जो ताफ्तान से लोग आ रहे थे, जो उम्रे से लोग आ रहे थे, जो बाहर की फ्लाइटों से लोग आ रहे थे, जो इंडिया से लोग आ रहे थे, हमें उनको रोकना चाहिए था। हमें वहां पर बेहतरीन क्वारंटीन की फैसिलिटीज देके, अगर आप यकीन करें कि हम उस वक्त इनिशियली अपने बॉर्डर्स को सील करके, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर ने अपने बॉर्डर्स को सील किया। आज जो रेशो आपको पाकिस्तान में नजर आती है उन इलाकों में नजर नहीं आती, हालांकि वहां पर हुकूमत पाकिस्तान से जो इमदाद जानी चाहिए थी वो भी नहीं गई।
वो चीखते रहे और इवन गिलगित बल्तिस्तान ने अपने एडजॉइनिंग चाइनीज प्रोविंस से रिक्वेस्ट की और उन्होंने वहां पर भेजा सामान और उसमें पाकिस्तान आर्मी ने उनकी हेल्प की। तो मैं ये समझता हूं कि यहां पर अना का मसला नहीं था, जो हम ये बात करते रहे कि लॉकडाउन नहीं हो सकता। जब राणा मशहूर साहब, जब चाइना से तलबा का वापसी का मामला था ना, जब चाइना से तलबा का वापसी का मामला था, तो पीपल्स पार्टी की सहर कामरान साहिबा मेरे साथ उन्होंने झगड़ा कर लिया इस बात पे कि हर हाल में अपने तलबा को वापस बुलाना होगा, चाहे जो मर्जी वायरस है। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि हम ला के उनको पाकिस्तान में इंटरटेन कर सकें या उनको क्वारंटीन कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई निज़ाम, हम इस तरह के इलाज को जानते ही नहीं है। तो वो मेरे से नाराज़ हो गई इस बात पे कि अपने बच्चों को आप कैसे बाहर छोड़ सकते हैं। और अब थोड़े दिन पहले मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था कि कैसे लोगों को आने दिया पाकिस्तान में जब वो बीमार थे। तो ये तो हमें एक्चुअली खतरे का अंदाजा ही नहीं था पहले। नहीं खान साहब, उसमें एक चीज और है, वो उन बच्चों के साथ मैं भी राब्ते में रहा। उनका कहना यह था कि जब आपको कोरोना है या नहीं है, आपको क्वारंटीन किया जाता है 14 दिन के लिए। और इनिशियल अगर आपको याद हो तो जब ये बिल्कुल नया नया था तो 28 से 32 दिन के लिए किया जा रहा था। उनका यह था कि जो बच्चे जिनके अंदर 32 दिन के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं निकली है, बाकी पूरी दुनिया के सफारत खाने अपने बच्चे जो क्लियर होते जा रहे हैं उनको लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर अगर हमें आप, इन्होंने 28 दिन रखा है, आप हमें पाकिस्तान लेके जाके भी 28 दिन वहां पे रख लें, वहां पर आप हमें क्वारंटीन कर दें और जिसका हो जाए। लेकिन आप उन बच्चों के साथ राब्ते में बाद में आपने उन बच्चों के स्टेटमेंट सुने थे जब पाकिस्तान में कोरोना आ गया था? तो वो बच्चे कह रहे थे कि शुक्र है कि चाइना में ही रुक गए और हमारी जान भी बच गई। अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो ये बीमारी भी फैलती और पता नहीं हम खुद भी बचते या ना बचते। ये इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी उन बच्चों के आए बाद में। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार नबील कबूल साहब, आज एक मुतालबा ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टीम है ना वज़ीर आज़म की माशी टीम, इन्होंने एक तो कंधे पे बंदूक रख दी है या आला कत्ल पकड़वा दिया है हमाद अजहर के हाथ में। बेसिकली तो ये स्टेट बैंक के गवर्नर और जो हफीज़ शेख साहब हैं ये हैं ज़िम्मेदारान और ये इकॉनमी की आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। इनका नाम ECL में डाल दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि इनका नाम ECL में डालना है सर? क्योंकि अगर नहीं भी डालेंगे तो अगली किसी हुकूमत में ये दोबारा आ जाएंगे। देखिए, मसला ये है कि जो हुकूमत जिनके पास अपनी टीम नहीं होती है और वो बाहर से जो है पीपल्स पार्टी की टीम को करती है। अभी हफीज शेख तो हमारा एडवाइजर था, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था। हमसे अगर वो इंपोर्ट करती है या दूसरे PML नून के लोगों को लेती है, PML काफ के लोगों को लेती है, इसका मतलब PTI में कोई काबिल बंदा नहीं है। अब ये जो ECL वाली बात की है असद उमर ने कि यार ये कैसी ECL से जो है मेरा भरोसा उठ गया है, ECL जो है ये नहीं होना। भाई आपने ही तो ECL दिया है, आपने ही लोगों को ECL से नाम निकाल कर आपने भेजा है। आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके अंडर आती है। प्राइम मिनिस्टर क्या इतना बेबस है? प्राइम मिनिस्टर बोल नहीं सकता है कि भाई ये हम ECL नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे। इवन अगर ठीक है आपने कोर्ट से इजाजत मांग ली, कोर्ट ने कहा इसको जाने दो, तो ECL तो आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपने निकाला नाम। नहीं, कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया सरदार साहब, एक सेकंड। कोर्ट ने बाद में बड़ा क्लियरली कहा कि हमने सिर्फ मामलात तय करवाए थे, मोडेलिटीज, हमने जाने या ना जाने का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ को भेजना वफाकी काबीना का फैसला था, उन्होंने बखुशी भेजा और वो बखुशी गए। अदालत ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो एक नुक्ते पे फंस गए थे कि क्या लेकर भेजें, तो वो मोडेलिटीज हमने तय करवा दी बस। तो मुझे बताया ना कि इमरान खान साहब जो आपके हम नाम है, प्राइम मिनिस्टर में कहूंगा क्योंकि जब इमरान खान कहता हूँ तो आपका चेहरा सामने आता है और आप बड़े नेक बंदे हो। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कौन ये सवाल करेगा कि भाई अवाम को कितना बेवकूफ समझते हो। यकीन करो कि ये जो हम कहानियां सुनते थे ना कि जब हम वोट मांगने जाते थे तो अवाम को बनाने के लिए लीडर कहता था भाई ये मैंने कारनामा किया है, ये मैंने किया है, ये मतलब जिस तरीके से यानी आप फाते पे चले गए और कहा जी आपके जो जिसकी वफात हुई उससे मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बाद में पता चला उसको कि वो तो उसकी बीवी वफात पाई है। तो बात यह है कि जब इस तरह की आप बातें करोगे और फिर यूटर्न लोगे और फिर कहोगे यार मेरे बस में नहीं है, हमने जो है नवाज शरीफ को जाने दिया। नवाज शरीफ को जाने आपने क्यों दिया, ये बात दुनिया को पता है कि आपने नवाज शरीफ को खुद जाने दिया क्योंकि आपको कहा गया था कि नवाज शरीफ को जाने दो।
क्योंकि आपको कहा गया था कि अगर 5 साल आपको हुकूमत पूरी करनी है तो अपोजिशन पर हल्का हाथ रखो। तो आपने भी अंडर द टेबल डील किया। बात यह है कि इमरान खान जो है पहले, आज मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जनवरी 2018 से पहले इमरान खान कोई और शख्सियत था। जनवरी के बाद जब उसको कहा गया कि भाई तुम्हें भी जो है ना सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम में आओगे तो वजीर आजम बनोगे, वरना तुम रह जाओगे इस दफा भी, क्योंकि 2013 में ये बनने वाला था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसने कुछ बातें नहीं मानी और इसने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो सबको छोड़ रहा है, जानने दे रहा है सबको, मतलब जो जो बातें से की है, बड़ी लंबी लिस्ट है। मेरे आपका इतना टाइम ठीक है कि मैं आपको बताऊं कि भाई किस किस बात पे यू टर्न लिया इसने। ठीक है, लेकिन अब मामला तो ये है ना कि बंदों के नाम ईसीएल में डलने चाहिए या नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, आपके वफाकी वज़रा के नाम वो कह रहे हैं ईसीएल में डालें क्योंकि इकॉनमी की आखिरी रसूमात वो अदा कर रहे हैं। और अगर आप इस डाटा को देखें या आप सिर्फ यही देख लें कि कर्जे कितने बड़े हैं आपके दौरे हुकूमत में, तो वो भी काफ़ी होगा आपके लिए कि हालात कोई अच्छे पैदा नहीं किए पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए। इमरान साहब, मैं तो जो आज ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच है उसको अगर मैं रेट करूं तो मैं समझूंगा कि एक अपोजिशन लीडर की एक हार्ड हिटिंग स्पीच थी, जो कुछ मकामात पे इट वाज क्वाइट फार्दर अवे फ्रॉम द फैक्ट्स। उसमें कुछ हिस्सों पे ही प्लेड फॉर टू द गैलरी। और ठीक है, पुराने पॉलिटिशियन है, छठी बार है उनकी यहाँ पे, इज एन एक्सपीरियंस्ड कस्टमर, और अपनी जमात का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने पेश किया जो कि जिससे हम एग्री नहीं करते, और उस पर हमारी जमात के जो हैं सेकंड टियर के मेन लीडर जनाब असद उमर साहब का अच्छा एक बिफिटिंग रिस्पांस भी आया। लेकिन मैं कुछ चीज़ों से यानी कि यकीन करें इमरान साहब, इन हालात में अब आप मुझे बताएं, द ऑर्डियल थ्रू विच यू हैव पास्ड, इस वक्त आप एक मास्क पहन के क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि यू आर पासिंग थ्रू एंड यू सीन योर लव्ड वंस यू नो having a close shave with what we don't want to talk about, कि जिंदगी में दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम अपने प्यारों को मौत के करीब जाते हुए देखना और फिर उसके बाद वापस आना, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब आप मुझे बताएं, छोड़ें, मैं कहूंगा हम लोगों ने जबरदस्त जवाब दिया है, वो कहेंगे जनाब ख्वाजा से ने तो छक्के छुड़ा दिए। आप बताएं मुझे, क्या आपको फख्र महसूस हुआ जो इस वक्त हम एक दूसरे से कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिनकी माएं बहनें इस वक्त अस्पताल में हैं या ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, दे वांट टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम अस, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे वांट टू सी अ रिस्पांसिबल अपोजिशन फ्रॉम दीस पीपल टू। सर, रिस्पांसिबल हुकूमत भी चाहिए या वो नहीं चाहिए? कि इस वक्त ये बात, इमरान साहब मुझे ये बताएं, इस वक्त ये बात करना कि फलाने को ईसीएल में डाल दो, उसको ईसीएल में डाल दो, क्यों ईसीएल में डाल दो भाई? इज समथिंग प्रूवन अगेंस्ट देम? अगर ये हफीज शेख साहब जो हैं, he was such an evil, why did People's Party took him? He's a technocrat, वो टेक्नोक्रेट आदमी है, उसको इमरान खान साहब ने ले लिया। अब अगर आप मेरे से अगर आप पूछें, मैं ही समझता हूँ कि he is the team leader, he has the right to decide। वो टीम उसको जो है, he is the captain, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर ये नाकामी होती है फिर खान साहब की अकेले की होगी, कामयाबी होगी तो मैं भी सीना तान के बैठ जाऊंगा, जनाब मैंने ये तीर मारा, उधर से जनाब कोई और। तो उनको हक होना चाहिए ना, इसमें मियां साहब को हक होना चाहिए था कि अपनी टीम सिलेक्ट करते। 5 साल उनका कोई वजीर खारजा ही नहीं था, बड़ी हमसे बात करते हैं कश्मीर पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं इन चीजों पे डिस्कस करने का। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज ख्वाजा आसिफ साहब हमें, जो उन्होंने शुरू में स्टार्ट अच्छा लिया, कुछ फैक्ट्स फिगर्स पे आए, लेकिन फिर टिपिकल वो पॉलिटिकल स्पीच की तरफ चले गए। मैं ही समझता हूँ कि 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मैं ऑनेस्टली, अगर मैं गलती पे हूं समझने में तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन मैं समझता हूं कि कम वक्त में मुश्किल हालात में हुकूमत ने 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त हमारी हुकूमत देखी हैं। एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से वो जनाब आली आपका 3 अरब डॉलर तक गिरा दिया है। कुछ 75-76-77% जो है वो कमी आई है, बड़ी अचीवमेंट है। एक्सपोर्ट जो है वो राना साहब की जमात, हालांकि मेरी दुआ होती है क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मुल्क का बढ़ेगा ना, क्रेडिट इनको जाता, लेकिन बदकिस्मती से 5 साल का एवरेज अगर आप निकालें 0% जो है इनका एक्सपोर्ट बढ़ा, उस पर ख्वाजा साहब ने कोई रोशनी जो है वो नहीं डाली। उसके साथ साथ एक बहुत अफसोसनाक बात, फिर मेरी बात लंबी हो रही है, आई वुड लाइक टू गिव टाइम टू राना साहब, लेकिन एक बात मैं करना जरूर चाहूंगा और वो ये है कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री, हमारी सिर्फ नहीं पूरी दुनिया की बैठी हुई है, इस वक्त आपका मार्केट बैठा हुआ है, इस वक्त आपकी जो है सेल्स परचेज कोई नहीं हो रही।
आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, लेकिन एक चीज है जो कौम इस वक्त उस चीज पे फोकस करेगी 3 महीने के अंदर वोट जाएगी, और वो एग्रीकल्चर। बदकिस्मती से इस पे ख्वाजा साहब ने की जमात को रोशनी डाली कि 2011 के बाद, एंड आई एम स्टेटिंग दीस फैक्ट्स बिकॉज दीज वर प्रेजेंटेड इन द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ अस, कि 18वीं तरमीम के बाद कुल रियासत पाकिस्तान ने, सिर्फ मरकज ने नहीं या सूबे नहीं, कुल रियासत पाकिस्तान ने, वो मुल्क जो 60% से ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, आज भी 60% से ज्यादा है, इन मेरे भाइयों ने मिल के पता है कितना परसेंट कम किया स्पेंडिंग एग्रीकल्चर पे? 60% एग्रीकल्चर ओवरऑल आपकी ऑन द एग्रीगेट रियासत की कम स्पेंडिंग हुई है इमरान भाई। दिस इज अ क्रिमिनल sin। इस पे कोई पूछेगा इन लोगों से? मैं समझता हूं एक क्रेडिट, आखिरी बात, एक क्रेडिट इमरान खान साहब को जरूर देना चाहिए, वो ये है, अपोजिशन में बैठ के हम भी बड़ी बातें करते थे, आप लोग भी करते थे, पीपल्स पार्टी की तो आदत है, रोटी कपड़ा मकान। 50 साल से बैठे हैं सिंध में, किसको रोटी कपड़ा मकान दिया है? इमरान खान साहब हुकूमत में पहली बार एक वजीर आजम ने इंक्वायरी कॉल की है और उनको जो है कुटेला लगा दिया कि भेज दो उनको, उनके खिलाफ करो, उनके जो है पर्चे काटो इनके। कभी इन्होंने बिल्ली के बच्चे के खिलाफ भी पर्चा काटा है अपनी जमात का? मैं समझता हूं देयर इज व्हिच शुड बी गिवन, बट दीस थिंग्स आर सब्सिडरी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द फाइट अगेंस्ट कोरोना, जो हमने करना है। राणा साहब को रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ राणा साहब रिस्पॉन्ड कर देते हैं ब्रेक के बाद। एक तो ये क्यों डालें जी नाम ईसीएल में, क्या ऐसा प्रूव हो गया उनके खिलाफ? ये सवाल उठाया है अली मोहम्मद खान साहब ने कि ईसीएल में नाम इस वक्त आपकी ये डिमांड क्यों है, क्यों डाल दें? और दूसरा जो अली मोहम्मद खान साहब का नुक्ता है वो आपके सामने, ब्रेक के बाद आप रिस्पॉन्ड करें। वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा मशीद अहमद खान साहब, एक तो क्यों डाल दें नाम ईसीएल में, ये सवाल उठा रही है हुकूमत कि क्या ऐसा किया उन्होंने अब तक जो आप उनका नाम ईसीएल में डलवाना चाह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज़ है कि आपने कभी भी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया या हुकूमत के लिए कोई तजवीज़ नहीं किया कि हुकूमत को करना क्या चाहिए। आपने जो दीनदार तबका है, मजहबी फ़िरके, उसको भी खुश रखा। कभी ये नहीं कहा कि मसाजिद में बंद करना है या चलाना है या क्या करना है। ना कभी आपने ताजरों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया कि ताजरों को क्या कर। आपने हमेशा इस हुकूमत की तनकीद की है, हल कोई तजवीज़ नहीं किया। देखें इमरान खान साहब, पहली तो बात जहाँ तक ईसीएल की बात है ना, इस मुल्क की बदकिस्मती रही कि यहाँ पर मोइन कुरैशी साहब ब्रीफ केस उठा के आए, अपना काम किया, ब्रीफ केस उठा के निकल गए। यहाँ पर शौकत अजीज साहब ब्रीफ केस उठा के आए, अपना काम किया, ब्रीफ केस उठाया, वापस निकल गए। इस मुल्क के साथ जो कमिटमेंट है ना, आप इतने बड़े ओहदों के ऊपर आकर यहाँ पर लगते हैं और यहाँ पर जो इलेक्शंस लड़ते हैं मेंबरान, उनके लिए आप एसेट्स अभी फिल करके देने होते हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में भी जाना होता है, आपने इलेक्शन से पहले भी आपको अपने सारे गोशवारे भर के देने होते हैं, और इस तरह के जो साहब आते हैं इनकी पाकिस्तान से क्या कमिटमेंट है। तो मैं ये समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है वो इस हिसाब से तो बेहतर है। और ये तो मैं बरमला कई प्रोग्रामों में और कई जगहों पे कह चुका हूं कि इस तरह के ओहदों पे जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर वाले लोग हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन कम से कम उनका 10 साल का बॉन्ड तो जरूर होना चाहिए कि वो बॉन्ड लिखेंगे, फिर वो 10 साल तक इस मुल्क से जाएंगे नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप बाहर से आए, बाहर से आके आपने यहाँ पे मतलब जो भी करना है किया और उसके बाद आप यहां से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उठाए। तो और सर ये बॉन्ड तो इसहाक डार साहब को भी लिख के देना चाहिए था। नहीं तो कम से कम कोई बॉन्ड ऐसा इस मुल्क के साथ, कोई कमिटमेंट ऐसी जिससे ये नजर आए कि वो आए हैं। आप सेनेट के अंदर भी जो टेक्नोक्रेट्स को लेकर आते हैं या आप बाकी नशिस्तों पे लाते हैं, तो वहां पर भी आप उनको पाबंद करते हैं। तो इन लोगों को क्यों नहीं पाबंद किया जा सकता? सर देखें ना, मेरी अर्ज सुने सर, इसहाक डार साहब भी टेक्नोक्रेट हैं, उनको आप लोग पाबंद कर लेते। वो तो जब के गए अब तक मुड़ के भी नहीं देखा उन्होंने वापस। मांगी कहां पे? हुकूमत ने अपोजिशन को इंगेज करने की कोशिश की कहां पे? जी ठीक है जी। अली मोहम्मद खान साहब, ये जवाब है जी। वो कह रहे हैं कि कम से कम इनको बाउंड तो होना चाहिए ना। ये जब दिल करता है आके मुल्क के अंदर इक्तदार के मजे लूट के जैसी मर्जी पॉलिसियां दे के और फिर निकल भी जाते हैं। ये तो मामला सीरियस है। कम से कम इनके एसेट्स तो आपके साथ शेयर होने चाहिए, इनकी डिटेल्स तो आपके पास होनी चाहिए और वो पब्लिक भी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। देखिए, मैं राणा साहब ने आपकी बात को गोल किया, साहब डार साहब की, लेकिन मैं जो उनकी बात है उससे मैं पार्शली शायद उन्होंने सुना नहीं। मैं देखें मैं तो मेरा कट गया था, अब मैं वापस आया हूं।
सबसे अहम हमारा मुल्क होना चाहिए। तो ये बात उनकी जो तारीखी हवाला राना मशहूद साहब ने दिया है वो बिल्कुल ने करेक्ट दिया है कि माजी में ऐसा हुआ है। शौकत अजीज साहब नोबडी क्या शौकत अजीज, वेयर इज शौकत अजीज? वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा भाई। एंड द सेम गोज फॉर मोइन कुरैशी साहब। हम छोटे थे, स्टूडेंट थे जब कुरैशी साहब तशरीफ लाए, उनको अचानक हमने देखा, वन फाइन डे गाय केम इन टू पाकिस्तान, ही बिकेम पीएम, और उसके बाद गायब। तो मैं ये समझता हूं कि एक हद तक बात सही है कि जो बंदा आता है he should declare his assets, और वो जो उसकी लायबिलिटीज हैं उसके इंटरेस्ट हैं, हाँ, और क्या डोनर भी है कि नहीं, ये चीजें चलें। ये तो राणा साहब की बात से आपने एग्री किया, लेकिन मैं राणा साहब से वो नुक्ता उनके सामने रखना जरूर चाहिए। राणा साहब, इसहाक डार साहब भी तो ऐसे ही टेक्नोक्रेट है ना, वो भी आए, जब उनका इक़्तिदार खत्म होता है गायब हो जाते हैं। यानी अब इतने 2-2.5 साल से उनको सारे ढूंढ रहे हैं, उनका पता ही नहीं कहाँ है। नहीं, देखें अपना इमरान साहब, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसहाक डार इस मुल्क के अंदर पैदा हुए, इस मुल्क में जिद्दोजहद की, इस मुल्क में अपना मुकाम बनाया और इस मुल्क की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा किया, और उसके बदले उनको क्या मिला? मेरी अब बात सुन लीजिएगा, एक मेरी बात सुन लीजिएगा। उसके बदले उनको क्या मिला? आज तक नैब की प्रॉपर्टीज आपने देखी है दुबई में, जो उनके खिलाफ बाहर मुल्कों की प्रॉपर्टीज आपने देखी है, क्या मिला? सर ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, ये सारे। सर आपको पता है कि इसहाक डार साहब की फैमिली कौन थी, कहां पे रहती थी, कहां से इन्होंने कारोबार शुरू किया, कौन सी दुकान थी जहां से ये आगाज किया, और किस तरह इनके अरबों खरबों की जायदादें? राणा साहब, आप या आप जैसा वर्कर जिंदगी में सोच नहीं सकता जो डार साहब के पास है। इमरान खान साहब, मैं इनको थ्रू आउट देखता रहा हूं, किसी बंदे का तरक्की करना जायज सोर्सेस के अंदर, ये इसहाक डार साहब, सर वो अपने सोर्सेज उन्होंने डिक्लेयर किए थे। देखें, यूएई की गवर्नमेंट जिस बंदे को अपना एडवाइजर रखे, सऊदी अरब की गवर्नमेंट जिसको अपना एडवाइजर रखे, दुनिया के टॉप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस बंदे को अपना एडवाइजर रखे, तो उसके अंदर कुछ था तो जिसकी वजह से। सर हफीज शेख भी ये सारी एडवाइजरियां भुगताते हुए आ रहे हैं, मोइन कुरैशी भी यही सारी एडवाइजरियां भुगताते हुए आ रहे हैं। ये सारी एडवाइजरियां तो इन सबको मिलती हैं, ये सब मिलकर लूटते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि इसहाक डार में और इनमें कोई फर्क नहीं है। इसहाक डार की भी बाहर बहुत इज्जत है, हफीज शेख की भी बाहर बहुत इज्जत है। सर मेरी बात नहीं, दो चीजें। आज फेयर ट्रायल और ओपन मीडिया ट्रायल का वादा करते हैं, इसहाक डार साहब आ जाएंगे। आज ओपन ट्रायल, ओपन मीडिया ट्रायल, उसके लिए कोई आपने शराइत। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम, लेकिन डार साहब के लिए जिस ओपन ट्रायल का आप वादा मांग रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उस कैमरे से बड़े खौफजदा नजर आए थोड़े दिन पहले नैब के साथ मीटिंग में। चलें, कल से इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।